देश में आर्थिक असमानता में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास ही देश की 40% संपत्ति पर कब्जा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों की राष्ट्रीय आय में कितनी हिस्सेदारी है। दुनिया के दूसरे देशों का हाल भी जानेंगे। इस रिपोर्ट में भारत के सबसे अमीर लोगों पर कितना टैक्स लगाने की बात कही गई है और इससे देश को क्या फायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। अमीरी और गरीबों को लेकर नाइट फ्रैंक इंडिया और ऑक्सफैम की रिपोर्ट का विश्लेषण भी करेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि भारत के शेयर मार्केट में कब तक अरबों रुपए का निवेश आने वाला है। साथ ही सोने की कीमतों में ऐतिहासिक तेजी के पीछे के कारणों पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। भारत की 1% आबादी के पास देश की 40% दौलत है। इससे देश में आर्थिक असमानता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 100 साल पहले भारत के अमीर लोगों के पास देश की कुल इनकम का जितना हिस्सा होता था, मौजूदा समय में यह हिस्सेदारी पहले से कहीं बहुत ज्यादा हो गई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक स्टडी में यह दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय में अब 22.6% हिस्सेदारी है। ये 1922 के बाद से सबसे ज्यादा है, जबकि देश के सबसे गरीब 50% लोग केवल 15% ही कमाते हैं। राष्ट्रीय आय के मामले में भारत के अमीरों ने अमेरिका जैसे विकसित देशों के धन कुबेरों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट को अर्थशास्त्री नितिन कुमार भारती, हार्वर्ड केनेडी स्कूल के लुकास चांसल, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉमस पिकेटी और अनमोल सुमांशी द्वारा तैयार किया गया है। भारत में अरबपति राज नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में आय असमानता अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज़ादी के बाद 80 के दशक की शुरुआत तक अमीर और गरीबों के बीच कमाई और धन के खाई में गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके बाद यह गैप बढ़ना शुरू हुआ और 2000 के दशक की शुरुआत से इसमें बुलेट की रफ्तार से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में असमानता का स्तर ब्रिटिश राज के मुकाबले कहीं ज्यादा हो चुका है। उस समय देश के टॉप 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का करीबन 50% हिस्सा होता था। आज़ादी के बाद ये हिस्सेदारी घटकर 35 से 40% पर आ गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में हुए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण से सबसे ज्यादा फायदा देश के टॉप 1% लोगों को हुआ है, जबकि मध्य और कम आय वर्ग के लोगों को इसका लाभ काफी कम मिल पाया। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ही नहीं, आर्थिक असमानता पूरी दुनिया में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में टॉप 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का करीबन 55% हिस्सा है। इस मामले में ये देश पहले नंबर पर है। इसके बाद ब्राजील का नाम आता है। वहां के 1% अमीरों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का करीबन 49% है। विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका के 1% अमीरों के पास वहां की करीबन 35% राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी तरह फ्रांस के धन कुबेरों के पास करीबन 24% राष्ट्रीय संपत्ति है। ब्रिटेन में 1% लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति में करीबन 21% की हिस्सेदारी है। वहीं चीन के 1% लोगों के पास वहां की करीबन 32.6% हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय संपत्ति ही नहीं, राष्ट्रीय आय में भी अमीरों और गरीबों के बीच की खाई काफी ज्यादा है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस मामले में भारत सबसे आगे है। भारत में शीर्ष 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है। इसका मतलब है कि भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई सबसे ज्यादा है। अब अन्य देशों का हाल भी जान लेते हैं। अमेरिका के टॉप 1% अमीर लोगों के पास कुल आय का 20.9%, करीबन 21% हिस्सा है। ब्राजील के टॉप 1% अमीरों के पास कुल आय का 19.7%। दक्षिण अफ्रीका के टॉप 1% अमीरों के पास 19.3%। चीन के टॉप 1% अमीरों के पास 15.7% हिस्सा है। वहीं फ्रांस के टॉप 1% अमीरों के पास कुल आय का 12.7% और यूके के टॉप 1% के पास कुल आय का 10.2% हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2014-15 से लेकर 2022-23 के बीच में आय में असमानता सबसे तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे भारत के टैक्सेशन सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में अमीर लोग अपनी संपत्ति के अनुपात में कम टैक्स दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मोटे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए ताकि आम लोग भी तरक्की कर सकें। इसमें कहा गया है कि अगर वित्त वर्ष 2023 के दौरान देश के 167 सबसे अमीर परिवारों की नेट वेल्थ पर 2% सुपर टैक्स लगा दिया जाए तो इससे देश की कुल आय में आधा फीसदी का इजाफा हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 1922 में देश के टॉप 1% रईसों की इनकम में हिस्सेदारी 13% थी। यह आंकड़ा 1982 तक आते आते गिरकर 6.1% पर आ गया। इसका जिम्मेदार तत्कालीन सरकारों की सामाजिक नीतियों को माना जाता है। साल 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही गया है। भारत में अमीरों की संख्या बढ़ी है। इस बारे में नाइट फ्रैंक इंडिया ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अमीरों की तादाद में सालाना आधार पर 6% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में तरक्की के चलते अमीरों की संख्या में साल दर साल इजाफा दिख रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी UHNI की संख्या 2023 में बढ़कर 13,263 हो गई, जबकि इससे पिछले वाले वित्त वर्ष यानी साल 2022 में यह संख्या 12,495 थी। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट बताती है कि अगले 4 साल यानी साल 2028 तक देश में बढ़ती समृद्धि के कारण UHNI की संख्या बढ़कर करीबन 20,000 हो सकती है। UHNI ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी कुल संपत्ति $3 करोड़ या रुपए में 250 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होती है। एक तरफ भारत की अरबपतियों की संपत्ति आसमान छू रही है तो दूसरी तरफ अब भी देश में करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। पिछले साल आई ऑक्सफैम इंटरनेशनल की सालाना असमानता रिपोर्ट में भी कहा गया था कि साल 2000 में सिर्फ 1% लोगों के पास देश की 33% संपत्ति थी। साल 2022 तक 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति हो गई। इसका मतलब है कि भारत के कुछ सबसे अमीर लोग पूरे देश की करीबन आधी संपत्ति के मालिक हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति करीबन 55 लाख करोड़ रुपए है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि गरीबी कम करने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में 2005-06 से लेकर 2019-21 के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005-06 में करीबन 6 करोड़ 45 लाख लोग भयंकर गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। ये संख्या 2015-16 में घटकर लगभग 3 करोड़ 70 लाख और 2019-21 में 2 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गई। इसी तरह कुछ महीने पहले अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की द राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडिया नाम से एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया है कि 2027 तक समृद्ध भारतीयों की संख्या 10 करोड़ के पार हो जाएगी। इसी साल 15 जनवरी को जारी नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में यह दावा किया गया है कि देश में पिछले 9 साल में 24 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% पर आ गई है। इस तरह से देखें तो पिछले 9 सालों में भारत में गरीबी दर में 17.89%, मोटा मोटी 18% की गिरावट आई है। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर में बताया गया है कि कभी बीमारू राज्यों में गिने जाने वाले राज्यों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। आयोग के मुताबिक बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वालों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में देखी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के सभी 12 इंडिकेटर्स में आमूलचूल सुधार देखने को मिला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को शॉर्टकट में MPI और हिंदी में बहुआयामी गरीबी संकेतक कहा जाता है। MPI में जिन पहलुओं के आधार पर गरीबी को मापा जा रहा है उनमें पोषण, रसोई गैस, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के साल, स्कूल में छात्रों की हाजिरी, पेयजल, हाइजीन माने साफ सफाई, बिजली, घर, संपत्ति और बैंक खाता होना शामिल है। आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत अगले 4 सालों में दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा होगा, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब तरक्की में हर भारतीय का बराबर योगदान हो
और उन सभी को देश की ग्रोथ का भरपूर फायदा भी मिले। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। देश में आम चुनावों के बाद शेयर बाजार में 100 अरब डॉलर रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो 8,31,216 रुपए का निवेश, विदेशी निवेश आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की संभावनाओं और अमेरिका के फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती के अनुमानों को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार आकर्षक बने हुए हैं। जेपी मॉर्गन के एक अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा, विदेशी निवेशकों ने पिछले 2-2.5 सालों से अपने निवेश को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया क्योंकि वो एक सटीक मौके के इंतजार में है। विदेशी निवेशक विकास आधारित नीतियों या फिर सुधारों के आधार पर बाजार में अपना निवेश बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में इस पर ज़्यादा जोर दिया जा सकता है। इसलिए चुनाव के बाद नई सरकार के आने पर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में अच्छा खासा निवेश कर सकते हैं। अब जाते जाते सोने का हाल जान लेते हैं। सोना आज यानी 21 मार्च को ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 66,968 रुपए पर पहुंच गई, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 75,448 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार 20 मार्च की शाम को 24 कैरेट शुद्ध सोना 65,689 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों ने इतिहास रचते हुए $2,200 प्रति औंस का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने फिलहाल ब्याज दरों को जैसे का तैसे रखते हुए आगे इस साल ब्याज दरों में 3 बार कटौती का संकेत दिया है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।